एमएल शर्मा, सीधे उनका रुख करते हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई है, सीबीआई की भारत की सबसे बड़ी जीत हाल फिलहाल में। ये भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि साधारणतया यूके से पैसे वाले जो क्रिमिनल्स हैं उनका एक्स्ट्रेडिशन नहीं होता है जी, इसलिए सफलता बहुत महत्वपूर्ण है। ये सीबीआई और ईडी की भी एक सफलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपील की अवधि जब खत्म हो जाएगी, या अपील फाइल करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसके बाद इसके आगे क्या? शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब इस तरीके से एक्स्ट्रेडिशन होता है, प्रत्यर्पण होता है, तो आगे प्रोसेसिंग कैसे आगे बढ़ती है? कोर्ट से तो फैसला आ चुका है, अब माल्या के पास शायद ये भी विकल्प है कि वो ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है, विदेश मंत्रालय को फाइल भेजी जाती है। मैं आपको बताता हूँ, इसमें पहला स्टेप तो ये है कि जुडिशियल वर्डिक्ट है। इसके बाद वहां की जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल लेवल पे फैसला होगा कि एक्स्ट्राडिट करना है या नहीं करना है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 99.99% वहां की गवर्नमेंट ये फैसला करे कि इसको एक्स्ट्राडिट करना है। जब उस गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया, फिर माल्या के पास ये ऑप्शन होगा कि वो लंदन के हाई कोर्ट में अपने एक्स्ट्रेडिशन के विरुद्ध अपील फाइल करे, और मुझे ऐसा लगता है कि अपील फाइल करेगा। यानी यहां से शर्मा जी, अगर मैं ठीक समझ रहा हूं, तो यानी यहां से ये मामला अभी सरकार के पास जाएगा, विदेश मंत्रालय को जाएगा यूके में? हाँ, बिल्कुल सही है जी। इसके आगे उसके बाद हाई कोर्ट जो है फैसला करेगा। अपील तो फाइल हो गया, ऐसा मुझे लगता है। हाई कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन वहां जो जुडिशियल व्यवस्था है बड़ी चुस्त दुरुस्त है जी, तो उसमें 2-3 महीने तो लग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सालों लग जाएं। और मुझे लगता है कि वो रिजेक्ट होगा अपील जी, और उसके बाद उसके भारत के आने का रास्ता खुल जाएगा जी। जितना बड़ा ये मामला था शर्मा जी, जिस तरीके से 2017 से ये पूरा मामला चल रहा था, प्रत्यर्पण के लिए वारंट जारी हुआ था, जमानत पर था, लगातार सीबीआई और ईडी की टीम वहां पर जाती रही है, लगातार वकील वहां पर भारत की ओर से पैरवी करते रहे हैं। तो इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, जो पूरे 1 साल में जुडिशियल प्रोसेस जो चला है लंदन में? देखिए, इसमें एनफोर्समेंट एजेंसी जो सीबीआई, ईडी, उनका तो रोल है ही है, लेकिन इसमें हमारी डिप्लोमेसी का भी बहुत बड़ा रोल है जी। इतने बड़े आदमी का, इतने बड़े भगोड़े का एक्स्ट्रेडिशन लंदन जैसे, इंग्लैंड जैसे कंट्री से कराना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वहां पर अगर उनका इतिहास देखा जाए तो वो धनाढ़ लोगों का एक्स्ट्रेडिशन जनरली नहीं करते हैं जी। तो एजेंसीज को जहां एक तरफ हमें क्रेडिट देनी चाहिए, हमारी डिप्लोमेसी को भी हमें क्रेडिट देनी चाहिए। ये सब मिला जुला एफर्ट है इन सब का, डिप्लोमेसी का और एनफोर्समेंट एजेंसीज का जी, और पॉलिटिकल लेवल पे भी इसमें काफी रोल अदा किया गया है। तो कुल मिलाकर संपूर्ण भारत सरकार और उसकी जितनी भी एजेंसीज हैं उनकी एक बहुत बड़ी सफलता है। चलिए शर्मा साहब, हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एमएल शर्मा, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर, हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर, विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई है। हालांकि जिस तरीके से एमएल शर्मा साहब ने बताया, जो इसका आगे का प्रोसेस होगा वो ये होगा कि यहां से ये पूरा मामला लंदन की वेस्टमिंस्टर अदालत से सरकार के पास भेजा जाएगा, विदेश मंत्रालय के पास भेजा जाएगा, और वहां से अगर प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल जाती है तो उसके बाद विजय माल्या के पास विकल्प रहेगा हाईकोर्ट में अपील करने का। लेकिन जिस तरीके से जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से एमएल शर्मा साहब बता रहे थे कि बहुत मुमकिन है कि हाईकोर्ट भी इस पूरे मामले को देखते ही खारिज कर दे और उसके बाद भारत वापस लाया जा सकता है विजय माल्या को। यानी कुल 2 से 3 महीने का वक्त अभी लग सकता है विजय माल्या को लाने में, लेकिन एक बड़ी जीत, और साथ ही बड़ी जीत इस लिहाज से भी कि लगातार भारत प्रयास कर रहा था, एक डिप्लोमेटिक जीत, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स ने भी जिस तरीके से भारत की ओर से अप्रोच किया गया, उसका भी काफी रोल रहा। आज की 2 बड़ी खबर, 2 बड़ी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई है अब से थोड़ी देर पहले लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट से, और दूसरी बड़ी खबर है उर्जित पटेल, जो कि आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा उन्होंने, हालांकि जो वजह बताई वो वजह निजी बताई है। इस वक्त की बड़ी खबर, उर्जित पटेल का इस्तीफा। 2 बड़ी खबरें इस वक्त की, 2 बड़ी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट से विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई है, और साथ ही दूसरी जो बड़ी खबर है, दूसरे विंडो में हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, उर्जित पटेल का इस्तीफा। हाल फिलहाल में जो रिजर्व कैश है उसको लेकर विवाद चल रहा था, इनके समय में ही नोटबंदी हुई थी। हालांकि यह बात जरूर कही गई है कि उर्जित पटेल की ओर से कि यह इस्तीफा उन्होंने निजी वजह से भी दिया है, पर्सनल रीजंस हैं, इस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जो विवाद चल रहे थे, जो मतभेद चल रहे थे, कहीं ना कहीं से इस पर सियासत आगे बढ़ेगी, और इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब कल से, यानी 1 दिन बाद ही शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, विंटर सेशन शुरू हो रहा है।
तो दो बड़ी खबरें अब से थोड़ी देर पहले की। लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। 17 बैंकों का 9,907 करोड़ रुपए लेकर भारत से फरार हो गया था। सितंबर 2017 से यानी पिछले साल से प्रत्यर्पण के मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। वारंट जारी हुआ था, लगातार जमानत पर चल रहा था और जिस तरीके से क्रिश्चियन मिशेल को लेकर भारत लाने में कामयाबी मिली थी, विजय माल्या को अंदेशा था इस बात का कि कोर्ट का जो फैसला है वो उसके खिलाफ जा सकता है। उसने इस बात का प्रस्ताव दिया था कि मूल धन वो लौटाने को तैयार है, ब्याज नहीं चुकाएगा, लेकिन अब उसे बड़ा झटका लगा है। इसके बाद जो एमएल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो आगे का प्रोसेस क्या हो सकता है उन्होंने जो बताया, उसके मुताबिक ये मामला लंदन की कोर्ट से विदेश मंत्रालय को जाएगा। वहां से अगर मंजूरी मिलती है तो माल्या इसके बाद हाईकोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां हैं बहुत मुमकिन है कि हाईकोर्ट खारिज कर दे, लेकिन 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है विजय माल्या को भारत वापस लाने में। और दूसरी बड़ी खबर आज की, उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और हमारे साथ एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक जी, सबसे बड़ी जीत हाल फिलहाल में क्रिश्चियन मिशेल के बाद विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिली है लंदन की कोर्ट से। बिल्कुल, विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिली है, लेकिन राकेश इसका मतलब ये नहीं है कि माल्या को तुरंत फुरत भारत ले आया जाएगा। ईडी और सीबीआई की टीम वहां पर जरूर मौजूद है, लेकिन माल्या के पास 14 दिन का वक्त है। वो ऊपरी कोर्ट के अंदर जा सकते हैं और ऊपरी कोर्ट के अंदर वो जाकर ये कह सकते हैं कि मेरे प्रत्यर्पण पर रोक लगाई जाए। तो ऐसा नहीं है कि माल्या को तुरंत फुरत ले आया जाएगा, इसके लिए आगे की प्रोसीडिंग्स होगी। माल्या क्या करता है इस पर भी डिपेंड करेगा। माल्या ने कहा है कि वो मूलधन चुकाना चाहता है, वो एक सेटलमेंट की कोशिश भी कर सकता है और विजय माल्या चाहे तो खुद भी आ सकता है और प्रत्यर्पण को वो मतलब आगे की कोर्ट में वो न जाके खुद भारत आना डिसाइड कर सकता है। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है कि माल्या खुद डिसाइड करे कि उसे भारत आ जाना चाहिए, लेकिन ईडी और सीबीआई की टीम वहां पर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत फुरत आज ही रात माल्या को ले आया जाएगा। उसके पास 14 दिन का वक्त है जो वो ऊपरी अदालत में जा सकता है और ऊपरी अदालत में इस निर्णय को चुनौती दे सकता है। क्योंकि माल्या जो है वो लंदन में रह रहा था और लंदन के लॉज ऐसे हैं जहां पर हमने ललित मोदी के केस में देखा कि उसको वापस भारत भेजने पर किसी भी तरह का फैसला लंदन की कोर्ट ने नहीं दिया था और फेवर उसके पक्ष में जो है फैसला सुनाया था। तो माल्या भी एक और आखिरी कोशिश कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो एमएल शर्मा ने आपको समझाया। एमईए जाना पड़ता है, वहां का फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस जाना पड़ता है, एंड फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस और विदेश मंत्रालय दोनों है जो है वो प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करते हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत है मोदी सरकार के लिए, खासकर ऐसे वक्त जब क्रिश्चियन मिशेल को लाया गया है। तो अगस्ता वेस्टलैंड का मामला और लगातार राहुल गांधी पूरे चुनावी कैंपेन में नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या को लेकर ये लगातार कहते रहे हैं। वित्त मंत्री साहब भी यही समझते हैं, मोदी जी भी ये समझते हैं। तो अगर सभी वाह वाह करेंगे और अर्थशास्त्री कहेंगे कि साहब ये गलत था, तो कहीं ना कहीं ये लोग सोचेंगे कि भाई हमारी जरूरत ही नहीं है। और अब अभी देखो सीएसओ डेटा की बात हो रही है, इन्होंने जो बैक सीरीज थी वो भी बदल दी। जो 8.37 ग्रोथ थी यूपीए 1 में और 7.9% ग्रोथ थी यूपीए 2 की, इन्होंने उनकी गिरावट करके 6.7 कर दी। हाँ, और अभी अरविंद सुब्रमण्यन साहब ने भी वो टिप्पणी किया कि साहब इनको ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो 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 स्थानीय स्थिति थी, जो ग्राउंड की स्थिति थी। तो हालांकि ये कपिल सिब्बल बोल रहे थे उर्जित पटेल के इस्तीफे पर, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर विजय माल्या का प्रत्यर्पण और हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, अब से थोड़ी देर पहले एमएल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि एक्स सीबीआई डायरेक्टर रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई की टीम, ईडी की टीम लगातार जुड़ी हुई थी, बड़ी अदालत में तो जीत मिली है, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस की भी बड़ी जीत है, क्योंकि लंदन से आमतौर पर जो बड़े धनी लोग होते हैं, धनाढ़ होते हैं, उनका प्रत्यर्पण वो इतनी आसानी से करते नहीं है। जी बिल्कुल नहीं करते हैं, और एक वहां पर लिमिट होती है कि अगर इससे ज्यादा पैसा आप लंदन के अंदर निवेश करते हैं तो आपको वहां की पीआर, परमानेंट रेसिडेंटशिप मिल जाती है। और वो हमको कई मामलों में देखने को मिला है। इससे पहले कई मामले हुए, गुलशन कुमार हत्याकांड के अंदर जो नदीम श्रवण की जोड़ी थी उसमें से एक आरोपी थे और उनका भी प्रत्यर्पण नहीं हो पाया था लंदन से। आपको वो केस याद होगा, बहुत चर्चित केस था भारत के अंदर, उनका प्रत्यर्पण नहीं हो पाया था। तो भारत की डिप्लोमेटिक रिलेशंस की ये एक बहुत बड़ी जीत
बीट है। और कल से जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है, मैंने कहा था कि राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे थे कि नीरव मोदी को आपने भगा दिया, मेहुल चोकसी को आपने भगा दिया, और विजय माल्या को लेकर तो खास तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया जाता था क्योंकि वो बीजेपी के सपोर्ट से कर्नाटक से राज्यसभा के अंदर आए थे। तब यही कहा जाता था कि भाई अरुण जेटली को आपने ऑफर दिया। विजय माल्या ने कहा था कि मैंने अरुण जेटली को ऑफर दिया। अरुण जेटली ने कहा कि भाई पार्लियामेंट के अंदर चलते फिरते हमारी बातचीत हुई थी। तो ये तमाम चीजें थी। तो काफी अपबीट होगा पार्लियामेंट का माहौल जहां तक सरकार पक्ष का सवाल है। क्रिश्चियन मिशेल के बाद विजय माल्या को प्रत्यर्पण करने की जो मंजूरी लंदन की कोर्ट ने दी है, उससे सरकारी पक्ष का, ट्रेजरी बेंचेस का माहौल जो है वो काफी अपबीट होगा और काफी हद तक वो अगर कल इलेक्शन हारते हैं तो उसका गम भुलाने के लिए ये चीजें बहुत काम आएंगी उनके। चलिए, यहाँ पर एक वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन कल संसद में एक और बात देखना बड़ा दिलचस्प होगा दीपक जी, क्योंकि उर्जित पटेल के इस्तीफे को लेकर विपक्ष हमलावर होगा। विजय माल्या को लेकर जो सफलता मिली है वो सरकार के पास एक बड़ा हथियार होगा उसको काउंटर करने के लिए। गौरी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है और साथ ही आशीष सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकते एक ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा? इतनी बात कहूंगा कि ये एक अजीब बात है कि इनके ही नियुक्त किए गए लोग खुद इस्तीफा दिए जा रहे हैं। अभी हाल ही में अरविंद सुब्रमण्यन साहब ने भी इस्तीफा दिया था और अभी उर्जित पटेल जी ने दिया है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है वो उसमें गिरावट आ रही है। अभी आज ही सेंसेक्स लगभग मेरे ख्याल 600-700 पॉइंट गिरा है और सभी लोग ने कहा है, अरविंद सुब्रमण्यन साहब ने अभी इंटरव्यू दिया है कि जो हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसमें बाधा आएगा, थोड़ी स्लो ग्रोथ होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि डिमोनेटाइजेशन एक सही फैसला नहीं था और उसकी वजह से। कपिल सिब्बल को आपने सुना। आप सीधे रुक करते हैं दीपक जी का। दीपक जी, शीतकालीन सत्र के एक दिन पहले कल जमकर हंगामा होगा इस पर? बिल्कुल, कल जमकर हंगामा होना है। इसलिए हंगामा होना है क्योंकि बीजेपी के पास एक मुद्दा हाथ लग गया है। वो मुद्दा विजय माल्या को लेकर है, क्योंकि राहुल गांधी ने लगातार अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि आपने नीरव मोदी को भगा दिया, मेहुल चोकसी को भगा दिया, विजय माल्या को भगा दिया। अब जब उनके एक्स्ट्राडिशन को मंजूरी मिल गई है तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा मुद्दा है क्रिश्चियन मिशेल के बाद विजय माल्या का काउंटर करने का। लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। जो हाल फिलहाल में मतभेद चल रहा था सरकार और रिजर्व बैंक के बीच में, इसलिए उर्जित पटेल को एक बड़ा हथियार के तौर पर कल तो विपक्ष लेकर उतरेगा संसद में। बिल्कुल उतरेगा। और गौरी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे ये बताइए कि उर्जित पटेल के इस इस्तीफे को किस पर्सपेक्टिव में देखा जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है जानने वाली कि उर्जित पटेल को यूपीए ने नहीं अपॉइंट किया था। ये मोदी सरकार के टाइम पे इनकी नियुक्ति हुई थी। इनका 3 साल का कार्यकाल था जो कि सितंबर 2019 तक था। ऐसे क्या वजह रही कि जिसकी वजह से उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल नहीं कंप्लीट किया? इतना भी नहीं कि वो बजट तक रुक जाते या सरकार के लिए अप्रैल या मई तक रुक जाते। मतभेद थे उनके गवर्नमेंट के साथ, और वो सबसे ज्यादा मतभेद इस विषय पे थे कि जो आरबीआई के पास जो पैसा है, जो कैश रिजर्व है उसके पास करीब 3.5 लाख करोड़ का, सरकार चाह रही थी कि उसे किसी न किसी वेलफेयर स्कीम में किसी तरह से उसका प्रयोग किया जाए। और आरबीआई गवर्नर जो उर्जित पटेल जो थे, उन्होंने इस पूरे प्रपोजल को बिल्कुल सहमति नहीं दी थी और इसी वजह से मतभेद था, जिसके चलते अब आप देख रहे हैं कि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। उर्जित पटेल के अलावा ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो एनडीए के अपॉइंटेड थे और जिन्होंने वक्त से पहले अपने पद को छोड़ दिया? मेरे ख्याल से अरविंद सुब्रमण्यम भी उनमें से एक थे। और इसका क्या मतलब निकाला जाए, इसका क्या मतलब है अर्थव्यवस्था के लिहाज से, शेयर मार्केट के हिसाब से? देखिए, इससे ये संकेत जाता है कहीं ना कहीं शेयर मार्केट को, अर्थव्यवस्था को, कि जहां बड़े इकोनॉमिस्ट की बात आती है, जहां बड़े अर्थशास्त्री की बात आती है, तो वहां पे सरकार का एक मतभेद हो जाता है। वो किन विषयों पे होता है? वो इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके मतभेद हो सकता है, नोटबंदी को लेके एक कहीं ना कहीं मतभेद हो सकता है। ये बता दें कि उर्जित पटेल ही थे जिनके अंडर ये पूरे की पूरी नोटबंदी की प्रक्रिया की गई थी। उन्होंने तब उसका बहुत सपोर्ट किया था। अब देखने वाली बात है कि क्या उनके विचार उस विषय पे बदलेंगे या नहीं। बट संकेत जो है कहीं ना कहीं दीपक जी वो सही नहीं जाता है कि सरकार जो है जिसके साथ भी मतभेद होता है उसके साथ वो चला नहीं पाती है। वो लोग अपना कार्यकाल नहीं कंप्लीट करते हैं, समय से पहले ही जाना चाहते हैं। अरविंद पानगड़िया भी थे जिन्होंने 3 साल का अपना कार्यकाल कंप्लीट तो किया, बट उसके बाद उन्होंने बिल्कुल इच्छा नहीं जताई यहां रुकने की। दूसरा, मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसी खबरें सुनने को मिली थी, मैं कंफर्म नहीं कहूंगा, कि
उर्जित पटेल जो है वो नोटबंदी के पक्ष में नहीं थे और अंतिम समय में उनको बताया कि नोटबंदी होने वाली है। क्या इसमें कोई सच था? ये ऐसी खबर है जिसे किसी ने भी जिसे कहते हैं कंफर्म नहीं किया। कहा जा रहा था कि उर्जित पटेल जो है वो पूरी तरह से लूप में नहीं थे, उन्हें पूरा आइडिया नहीं था ये कैसे प्रोसेस होगा, और क्योंकि वो आरबीआई गवर्नर थे तो सारी की सारी प्रक्रिया उन्हीं के थ्रू होनी थी। तो कहीं ना कहीं मतभेद शायद तब से चल रहा हो और वही मतभेद जो है वो आगे जाके कंप्लीट जो डिसएग्रीमेंट था जो आपने देखा वो उसने शायद रूप ले लिया। तो कल हल्ला होगा उर्जित पटेल के मुद्दे पर, कांग्रेस हल्ला करेगी, बाकी पार्टियां हल्ला करेंगी, खासकर लेफ्ट के सांसद हल्ला करेंगे उर्जित पटेल को लेकर कि आखिर आपके आरबीआई गवर्नर ने इस्तीफा क्यों दे दिया। वो बोलेंगे और साथ में सीबीआई भी जोड़ेंगे। वो बोलेंगे सीबीआई हो गया, आरबीआई हो गया, अब क्या बचा है। तो उस विषय से वो जरूर घेरना चाहेंगे सरकार को। मुझे लगता है सरकार के पास एक ट्रम्प कार्ड है जो विजय माल्या है। उर्जित पटेल पर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा, वो काफी वोकल रहते हैं ऐसे इश्यूज पर, वो सुनते हैं और उसके बाद आशीष सिंह के पास चलेंगे। मेरी राय में उनका इस्तीफा देना बहुत अच्छा नहीं होगा हमारे इकोनॉमी के लिए, रिजर्व बैंक के लिए और सरकार के लिए। तो मेरी राय है कि प्रधानमंत्री उनको बुलाकर पूछे और जो भी समस्या है उसको समाधान करने का प्रयास करें और उसको कहें कि कम से कम जुलाई तक तो, जब तक नई सरकार नहीं बनती है तब तक तो रहना चाहिए। तो सुब्रमण्यम स्वामी चाहते हैं कि इस विवाद का हल निकल जाए और उनको कम से कम जुलाई तक रहना चाहिए जब तक नई सरकार न बन जाए। क्या उर्जित पटेल प्रधानमंत्री अगर उनसे ये बात कहते हैं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री के जो 2 ट्वीट आए हैं उन्होंने ऑलरेडी फेयरवेल कर दिया उर्जित पटेल का। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि उर्जित पटेल के दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ भी शंका है। उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया। और ये भी मैं बता दूं आपको दीपक जी की जो इनकी मतभेद चल रहे थे उसकी आरबीआई बोर्ड की एक और मीटिंग होनी थी और उस मीटिंग में फिर से विवाद उठता, फिर से सवाल उठता कि क्या करना चाहेंगे उन 2-3 ऐसे विषयों पे जिसपे आरबीआई और सरकार सहमत नहीं है, और फिर से बवाल होता। और शायद इसीलिए उर्जित पटेल ने उस मीटिंग से पहले ही निर्णय ले लिया कि अब वो इस जहां पर है वो उस प्रेजेंट स्थिति को नहीं कंटिन्यू करेंगे। गौरी, हम इसके फॉलोआउट पर बात करें, हम पहले सीधे चलते हैं आशीष सिंह के पास। आशीष, आपसे जानना चाहूंगा कितने दिनों का वक्त मिला है? मेरे ख्याल से 14 दिनों का वक्त मिला है माल्या को ऊपरी कोर्ट में अपील करने के लिए, और अब माल्या के पास क्या ऑप्शन है और भारत के पास क्या ऑप्शन है? जी, अभी फिलहाल 2 टाइम फ्रेम है। सबसे पहले तो माल्या हायर कोर्ट में जो लंदन के ऊपरी कोर्ट हैं उसमें 14 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरी टाइम लिमिट है, वो है यूके के सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, जिन्हें लगभग अगले 40 दिनों के भीतर ये निर्णय करना होगा कि माल्या का प्रत्यर्पण किया जाए या नहीं। ये जो फिलहाल वेस्टमिंस्टर कोर्ट में जज एमा आर्बुटनॉट ने डिसीजन दिया है, ये केवल केस के जो बेसिक्स हैं उसके मद्देनजर दिया है। लेकिन जब यूके के सेक्रेटरी ऑफ होम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास ये मसला जाएगा तो वो और बहुत सारे दूसरे पहलू पर भी नजर डालेंगे, जैसे कि क्या विजय माल्या को डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है, जो कि होगी नहीं क्योंकि इस तरह के चार्जेस नहीं हैं। लेकिन इस तरह के पहलू एग्जामिन किए जाएंगे यूके होम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा, क्योंकि ऐसे केसेस में अगर ये सब चीजें हो सकती हैं तो यूके की लॉ के हिसाब से किसी भी व्यक्ति का एक्स्ट्राडिशन प्रत्यर्पण नहीं होगा। तो अभी जीत पूरी नहीं हुई है, आधी हुई है, काफी समय लगेगा। या विजय माल्या 1-2 महीने के भीतर में आते हुए भारत नजर नहीं आते, क्योंकि वो जरूर उनकी लीगल टीम पहले पूरे ऑर्डर को, जो कि 71 पेज का ऑर्डर है यूके के वेस्टमिंस्टर कोर्ट का, उसे स्टडी करेंगे और उसके बाद में उसमें से खामियां निकालकर वो हायर कोर्ट में अपील करेंगे, जो कि फिर से एक बार जो कानूनी प्रक्रिया है यूके की उसमें शामिल हो जाएगा और उसके बाद में कई महीने या फिर 1 से 1.5 साल का भी समय लग सकता है। लेकिन अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट आप देखें तो पिछले 4 घंटों में जो कुछ हुआ है ये पूरे पार्लियामेंट पर छाया रहेगा। इससे ये सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए फैसला हो गया, क्योंकि इस अब तक जितनी भी खबरें आई थी वो कोई बहुत खास खबरें नहीं थी बीजेपी के लिए, और वो कांग्रेस के हाथ में बड़ा मुद्दा बनती हुई नजर आ रही थी। अब कांग्रेस ये कहना चाहेगी कल पार्लियामेंट में कि विजय माल्या को भगाया ही गया था बीजेपी के रेजिम में, तो अगर नरेंद्र मोदी सरकार किसी तरह उस पर एक लोअर कोर्ट से ऑर्डर ले भी आती है तो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। और इसकी एक झलक देखने मिल गई अभी केवल 15-20 मिनट पहले राहुल गांधी ने ये कहा है कि ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए। और दूसरी तरफ जो बाकी खबरें आई हैं उस पर
कांग्रेस काफी बड़े तौर पर घेरती हुई नजर आएगी पार्लियामेंट में, जैसे कि उर्जित पटेल हो, राफेल हो, या फिर और भी ऐसे जो रिसेंटली आए हुए मुद्दे हैं उस पर आएगी। लेकिन बीजेपी के लिए एटलीस्ट एक सांस में सांस जरूर आएगी कि उनके लिए ठीक पार्लियामेंट शुरू होने से पहले, एक दिन पहले, जब बुरी खबरों का लगातार सिलसिला चल रहा था, उस समय पे एक बड़ी जीत के तौर पर दिखाने जाने वाली एक खबर उनके पास आ गई है। और जहां तक बात रही पूरे प्रोसेस की, दीपक जी, ये भारत के लिए बहुत बड़ी अभी फिलहाल तो जीत है नहीं, क्योंकि अभी एक लंबा समय तय करना है। लोअर कोर्ट ने कुछ कहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यूके होम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी उसी ऑर्डर को मानेंगे या फिर लंदन के जो हायर कोर्ट्स हैं वो भी इसी निर्णय को रिपीट करेंगे। दीपक, आशीष, ललित मोदी के केस में यह आर्ग्यू हुआ था कि सरकार जो है उनका पीछा कर रही है, उनको हॉन्ट कर रही है। मैं ये जानना चाहूंगा, क्या ये तर्क विजय माल्या भी रख सकते हैं कि मुझे एक पॉलिटिकल इश्यू बनाया जा रहा है, जानबूझकर मुझे फंसाया जा रहा है, या केस बहुत स्ट्रांग है क्योंकि वो बैंकों के कर्जदार है और ललित मोदी का केस कुछ और था? ये सब बातें विजय माल्या के डिफेंस लॉयर्स ने रखी थी और इसीलिए ये केस इतना लंबा खिंच गया। अलग अलग पहलुओं पर, राजनीतिक पहलू, जो ह्यूमन राइट पहलू कि अगर मुंबई के आर्थर रोड जेल में विजय माल्या को भेजा जाए तो वहां पर कंडीशंस कैसे होंगी, ये सारे पहलुओं पर डिफेंस लॉयर्स ने काफी आर्गुमेंट किया था और कोर्ट ने काफी महीनों तक इन बातों को सुना, समझा और डिफेंस लॉयर और जो प्रोसिक्यूशन लॉयर हैं, सीबीआई की तरफ से जो लॉयर थे भारत सरकार की तरफ से, उनकी भी बातें सुनी। लेकिन ये सब कुछ फिलहाल वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने दरकिनार कर दिया और इसमें विजय माल्या की इन सब दलीलों पर कोई भी मेन वर्डिक्ट नहीं दिया है, इनको पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। लेकिन जो बाकी आप केसेस कह रहे हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो या फिर कोई और ऐसे इंडियन जो कि लंदन में हैं और एक्स्ट्राडिशन चाहता है भारत उनकी, उन सभी केसेस को अलग अलग तौर पर ही देखा जाएगा, एक तौर पर कभी मिक्स नहीं किया जाएगा, क्योंकि सबके केसेस अलग हैं, सबके ऊपर चार्जेस कुछ सेम है लेकिन कुछ अलग हैं और सबकी अपनी अपनी अलग अलग दलीलें हैं। इसलिए हर केस की बारीकियों को एक दूसरे के साथ में वेस्टमिंस्टर कोर्ट बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करेगा और उन्हें बिल्कुल के प्रत्यर्पण को लेकर लंदन की कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। माल्या को जल्द भारत लाया जा सकता है, हालांकि इसके लिए अभी काफी प्रक्रिया है। माल्या पर बैंकों का 9,907 करोड़ लेकर विदेश भागने का आरोप है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को लेकर है, जिन्होंने सरकार से मतभेदों के बाद अब इस्तीफा दे दिया है। हालांकि जो इस्तीफे की वजह उन्होंने बताई है वो निजी बताई है, लेकिन सियासत इस पर जरूर होगी और लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो दिलचस्प है। लेकिन दो बड़ी खबरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 दिसंबर को